हेलो हेलो गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे जीवा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने भूगोल की सीरीज की शुरुआत की थी। भूगोल की सीरीज़ में हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियों के बारे में हमने सामान्य परिचय दिया था अपनी लास्ट क्लास में। हमने बताया था अपने सुविधा के अध्ययन की दृष्टि से भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं उत्तर भारत की नदियाँ, दूसरा हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों के बारे में हमने बताया था, उत्तर भारत की नदियों को हम हिमालय की नदियाँ बोलते हैं, हिमालय की नदियाँ। और दूसरा हमने बताया था दक्षिण भारत की नदियों को प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हम पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। क्लियर है? हमने ये बेसिक अपनी लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था कि भारत की नदियों को, जब भारत की नदियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो अपने अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से देखते हुए हम भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला उत्तर भारत की नदियाँ, दूसरा दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? हिमालय की नदियाँ। और जब दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियों के बारे में। हिमालय की नदियों के बारे में हमने लास्ट क्लास में ही बताया था कि हिमालय की नदियों को, जब हम हिमालय की नदियाँ पढ़ते हैं तो इसको अपनी सुविधा की दृष्टि से, कि पढ़ने में दिक्कत न हो, हमें पढ़ने में दिक्कत न हो या आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत न हो, तो उसकी दृष्टि से हम इसके तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तीन भागों में हमने बताया था, तीन भागों में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद हमने बताया था गंगा नदी तंत्र, और तीसरा बताया था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय की नदियों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, हिमालय की नदियों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम तीन नदी तंत्रों में विभाजित करके पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? हमने ये बोर्ड में लिख दिया है। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अपनी लास्ट क्लास में हम यहाँ तक सामान्य परिचय दिए थे। हमने ये सब बताया था सामान्य परिचय में सिंधु नदी उद्गम कहाँ से होती है, गंगा नदी के कहाँ से उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से उद्गम होता है, और हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ाया था कि पूर्ववर्ती नदियाँ क्या है, पूर्ववर्ती नदियाँ किन्हें कहते हैं। ये सब चीज़ हमने पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो आप हेडिंग डालेंगे हिमालय की नदियों के अंतर्गत। पहला लिखोगे हिमालय की नदियाँ, हेडिंग में लिखोगे। उसके अंतर्गत लिखोगे अपने सुविधा के अध्ययन की दृष्टि से हिमालय की नदियों को, अपने सुविधा के अध्ययन की दृष्टि से हिमालय की नदियों को तीन नदी तंत्रों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला लिखो सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है? आज हेडिंग में लिखो सिंधु नदी तंत्र, हेडिंग में लिखोगे सिंधु नदी तंत्र। क्लियर है? इसको रख कर दे रहा हूं जरा मैं। लिखो हेडिंग में सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। अब जरा मैप में देख लीजिए जो मैंने बनाया है, इसके बारे में सामान्य परिचय बता दूं। इसके बाद मैं जैसे बोलूँगा वैसे आप नोट्स बनाते जाएंगे। क्लियर है? सिंधु नदी तंत्र की 5 सहायक नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र की 5 सहायक नदियाँ। सबसे पहले बता दूं 5 सहायक नदियों के पहले बता दूं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है सिंधु नदी, और उन्हीं के नाम पे इस तंत्र का नाम रखा गया सिंधु नदी तंत्र। हमने पढ़ाया था सिंधु तंत्र क्या होता है। ये किसी भी गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, मतलब ये नदियाँ बहुत सारी नदियों का जल एक साथ लेकर के प्रवाहित होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं प्रमुख नदियों के नाम पे उस नदी का तंत्र का नाम रखते हैं। तो इसमें हम सिंधु नदी तंत्र रखे, सबसे बड़ा सिंधु नदी तंत्र, दूसरा बड़ा गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।
ठीक है। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र के बारे में अगर पढ़ेंगे तो गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ा है, क्योंकि गंगा नदी के तंत्र के अंतर्गत बहुत सी बड़ी बड़ी नदियाँ आती हैं, उसमें बहुत से नदियों का जल एक साथ प्रवाहित होता है, इसलिए गंगा नदी तंत्र को हम सबसे बड़ा नदी तंत्र के बारे में जानते हैं, नाम से जानते हैं। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत 5 प्रमुख नदियाँ आती हैं। क्लियर है? 5 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख नदियाँ। सबसे ऊपर से देखो ये वाली नदी, इसको हम पढ़ते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी, क्लियर है? सिंधु नदी के दक्षिण में एक नदी निकली है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से निकल करके उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और गिलगित में पहुंचने के बाद वो भारत की सीमा के साथ दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। उसे हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं। झेलम नदी के दक्षिण में दूसरी नदी है चिनाब, जिसे हम चेनाब के नाम से भी जानते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होता है। बारालाचा दर्रा, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में चिनाब नदी के दक्षिण में ये चिनाब नदी यहाँ से निकल करके पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और प्रवाहित होती है ये हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में पहुँच जाती है। इसके बाद ये आगे बहते हुए सतलज से मिल जाती है। दूसरी है रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। रोहतांग, हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश से 3 प्रमुख नदी निकलती हैं, चिनाब, रावी और ब्यास। सबसे ऊपर नदी हमने क्या बताया? सिंधु नदी की उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम। झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी देखिए ये यहाँ से निकलती है और ये प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और ये चिनाब नदी से मिल जाती है। इसके बाद रावी नदी के दक्षिण में हिमाचल प्रदेश से ही रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। रावी नदी के दक्षिण में ब्यास नदी अब निकलने के बाद पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य, 2 राज्यों में प्रवाहित होती है और जहाँ पर ये मिलती है सतलज नदी में, उसको हम बोलते हैं हरिकेन नामक स्थान पर ये पंजाब राज्य में मिल जाती है। कपूरथला के पास हरिकेन नामक स्थान पर पंजाब में सतलज नदी से मिल जाती है। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकसताल झील से होता है, जैसा कि हमने ये लिखा है। सतलज नदी का उद्गम होता है और सतलज नदी के पास से ही एक दूसरी नदी अपनी जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास में ही, मानसरोवर झील के पास, राकसताल झील के पास में ही तिब्बत से ही निकल करके उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और लद्दाख में प्रवेश करती, भारत के लद्दाख राज्य में प्रवेश करती है और लद्दाख से प्रवेश करने के बाद दक्षिण की ओर, जब लद्दाख में दक्षिण में पश्चिम में पहुंच जाती है तो दक्षिण की ओर मुड़ती है और सिंधु नदी में पाकिस्तान में चली जाती है सिंधु नदी। क्लियर है? सतलज नदी के बारे में हमने बताया कि ये हिमाचल प्रदेश में सिरकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में मिल जाती है। ये सतलज नदी जो है सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख नदियों में, सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियों में सतलज नदी सबसे बड़ी नदी है और चारों नदियों का जल लेकर के संयुक्त रूप से पाकिस्तान में पठानकोट, ये नाम है पठानकोट, ठीक है, पाकिस्तान में पठानकोट में मिल जाती है। क्लियर है? ये चीज़ तो था, मैंने इसके बारे में हमने समान परिचय लास्ट क्लास में दिया था। अब इसी के बारे में, सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमको हेडिंग लिख करके अब मैं जैसे बोलते जाऊंगा उस हिसाब से आप नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है?
बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो मैं चाहूँगा कि आप, मैं जैसा बोलता जाऊँ उस हिसाब से आप लिखते जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखो, हिमालय की तीनों नदियाँ, हिमालय की तीनों नदियाँ हेडिंग में लिखेंगे सिंधु नदी तंत्र। हिमालय की तीनों नदियाँ अर्थात सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों हिमालय नदियाँ हैं, हिमालय से ही निकलती हैं ना। तो हिमालय की तीनों नदियाँ अर्थात सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी हैं। हिमालय की तीनों नदियाँ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं, अर्थात ये तीनों नदी भारत के अलावा अन्य देशों में भी प्रवाहित होती हैं। सिंधु नदी लिखोगे, पहला लिखोगे सिंधु नदी, सिंधु नदी लिखो, सिंधु नदी, सिंधु नदी कौन कौन से राज्य देशों में प्रवाहित होती है? सबसे पहले चीन से निकलती है तो चीन, इसके बाद भारत में प्रवाहित होती है तो दूसरा लिखोगे भारत। किसके अंतर्गत? सिंधु नदी के अंतर्गत। कौन कौन से देश में प्रवाहित हो रही? तो भारत, चीन, भारत, इसके बाद पाकिस्तान। तो सिंधु नदी में लिखोगे चीन, भारत, पाकिस्तान। मतलब सिंधु नदी तीन देशों से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है। इसके बाद दूसरी नदी मैंने बताया सतलज नदी। सतलज नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी मैंने बताया। तीन नदियां जो हैं सिंधु हिमालय की तीन नदियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। तो मैंने क्या बताया? सिंधु नदी तीन देशों से गुजरती। कौन कौन से देश? एग्जाम पे आता है कि सिंधु नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो आप क्या लगाएंगे? भारत, पाकिस्तान और चीन। क्लियर है। दूसरा सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? जहाँ से सिंधु नदी का निकलती है वहीं से सतलज नदी भी निकलती है। तो सतलज नदी भारत में भी प्रवेश करती है और भारत के बाद पाकिस्तान में जाती है। तो क्या लिखोगे? सतलज नदी में दूसरा लिखो सतलज नदी। तो सतलज नदी तीन देशों से, भारत, चीन, भारत, पाकिस्तान। और तीसरा मैंने भी बताया हिमालय नदी है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कौन से देशों से गुजरती है? ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकल करके भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकल करके यहाँ से निकल करके भारत में प्रवेश करती है और इसके बाद बांग्लादेश में चल जाती है। तो क्या लिखोगे? चीन, भारत, बांग्लादेश। चीन, ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश, इन तीन देशों में प्रवाहित होती है। ठीक है। आगे लिखोगे सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है। सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है। सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ, सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ इस प्रकार हैं। प्रमुख नदियाँ इस प्रकार हैं। पहला झेलम, दूसरा चिनाब, या इसी को बोलते हैं चेनाब। चेनाब बोल दो या चिनाब बोल दो, ठीक है। तीसरा रावी, चौथा ब्यास और पांचवा लिखो सतलज। ये सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर के मिल जाती हैं। सिंधु नदी की दो प्रमुख नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र की दो प्रमुख नदियाँ सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी तंत्र की, मैं क्या बोला हूँ? सिंधु नदी तंत्र की, सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी मानसरोवर झील के पास, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ही निकलकर
पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, से निकलकर उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट लिखो, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी। अब इसके आगे मैंने बता दिया कि सिंधु नदी तंत्र की दो नदी कौन कौन सी, सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी दो नदी ऐसी हैं जो सिंधु नदी तंत्र की हैं और एक ही जगह से निकलती हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट में देखो, झेलम। झेलम एकमात्र नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। झेलम नदी, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्ची को चिनाब, रावी, ब्यास, शेष तीन नदियां आगे लिखोगे। शेष तीन नदियां चिनाब, रावी और ब्यास। सिंधु नदी तंत्र की शेष तीन नदियां चिनाब, रावी और ब्यास भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से निकलती हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से निकलती हैं। क्लियर है? सिंधु नदी तंत्र की इन्हीं 5 नदियों को, सिंधु नदी तंत्र की 5 नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज को, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज को, जो कि पंजाब में प्रवाहित होती हैं, जो कि पंजाब में प्रवाहित होती हैं, इन्हें ही पंचनद कहते हैं। इन्हें ही पंचनद कहते हैं। पंचनद, ये 5 नदियां पंजाब में प्रवाहित होती हैं, इस कारण से इन्हें पंचनद बोलते हैं। क्लियर है? ये पांचों नदियां सम्मिलित रूप से पाकिस्तान में, ये पांचों नदियां सम्मिलित रूप से पाकिस्तान में मिठानकोट, ये पठान लिखा है ना, ये मिठान है। ये पांचों नदियां सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, सिंधु नदी से मिल जाती हैं। सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम, सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम, अभी तो मैंने बताया कि ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, इन राज्यों से निकलती हैं, और फिर निकलने के बाद ये प्रवाहित होते हुए, ये 5 नदियाँ प्रवाहित होते हुए, अभी तो मैंने बताया ना इन 5 नदियों के बारे में, ये नदियाँ कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। झेलम बताया जम्मू कश्मीर से, चिनाब बताया हिमाचल प्रदेश से, रावी बताया हिमाचल प्रदेश से, ब्यास बताया हिमाचल प्रदेश से। ये तीनों नदियाँ जो हैं हिमाचल प्रदेश से निकलती। चौथी मैंने ये बताया, सतलज के बारे में बताया। सतलज कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। और हैं ये 5 नदियों के बारे में मैंने बता दिया। अब कौन सी जगह से कौन सी नदी निकलती है, तो आगे लिखोगे सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियाँ का उद्गम स्थल इस प्रकार है। उद्गम स्थल इस प्रकार है। पहला लिखोगे झेलम नदी, तो झेलम नदी के बारे में लिखोगे, झेलम नदी के बारे में लिखोगे जम्मू कश्मीर में, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बेरीनाग झील के समीप, यहाँ पर बेरीनाग झील के समीप झेलम नदी बेरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से निकलती है। कौन सी झील? शेषनाग। बेरीनाग के समीप एक जगह है, एक है बेरीनाग, इस झील के पास में ही दूसरी झील है शेषनाग। एक बेरीनाग, दूसरा शेषनाग। तो शेषनाग के पास झील है ना, वहीं से निकलती है और प्रवाहित होते हुए आगे इसमें मिलती है, और इसके बाद गिलगित में पहुंचती है। इसके बाद बेरीनाग में पहुंचने के बाद गिलगित में पहुंचती है। गिलगित से पहुंचने के बाद ये
ऐसे ही भारत की सीमा के साथ प्रवाहित होती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो मैंने बताया ये नदी झेलम नदी। दूसरा लिखोगे चिनाब नदी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से निकलती है। तीसरा लिखो रावी नदी और ब्यास नदी। देखो रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती रावी और ब्यास, ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होती। तीसरी नदी मैंने बताया चिनाब। ये तीनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, और इसके बाद पांचवा मैंने बता दिया सतलज नदी लिख लो। सतलज नदी तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील के पास राकसताल झील से निकलती है। क्लियर है? आगे लिखो ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है। देखो ये ब्यास नदी है, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से होता है। ठीक है, ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से होता है। ब्यास नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए पंजाब में कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। क्लियर है? तो ये तो था हमारा सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियाँ। सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियों। अब हम लिखेंगे सिंधु नदी के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे। इसके बाद हम सभी नदियों के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे। अभी तो हम तंत्र के बारे में बता रहे थे, तो हमने थोड़ा सा बता दिया झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, झेलम नदी से आकर के कौन सी नदी मिलती है, या झेलम किस नदी में जाकर के मिलती है। देखो झेलम नदी ऊपर से प्रवाहित होती है, यहाँ से प्रवाहित होते हुए यहाँ पर गिलगित में जाती है। गिलगित में पहुँचने के बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ती है और भारत की सीमा के साथ और पाकिस्तान की सीमा के साथ दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। फिर वो पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में जाने के बाद वो चिनाब नदी जो प्रवाहित होती है जाके चिनाब नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी आगे प्रवाहित होते हुए सतलज में मिल जाती है। ठीक है, और रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश से जो निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकल करके रावी नदी आगे बहते हुए रावी नदी पाकिस्तान में जाकर के चिनाब नदी से मिल जाती है। इसके बाद मैंने ब्यास बता दिया, ब्यास यहाँ पर मिल जाती है। क्लियर है? मैंने बताया ब्यास कहाँ पर मिलती है, पंजाब के कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान पर मिल जाती है। अब हेडिंग में लिख लो सिंधु नदी। अब सबसे इम्पोर्टेंट लिखो सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है। हेडिंग में लिख लिया सिंधु नदी। अब आगे लिखोगे सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई टोटल 2900 किलोमीटर है, जबकि सिंधु नदी तंत्र की लंबाई 2880 किलोमीटर के लगभग है। तो ये दूसरी लंबी हो गई और ये पहली लंबी हो गई। और इसके बाद तीसरी लंबी है 2525 गंगा नदी। तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा है सिंधु नदी, तीसरा है गंगा नदी।
इसके बाद और भी हैं, तो वही लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो भारत में प्रवाहित होने वाली 5 बड़ी नदियाँ का क्रम इस प्रकार है। मैंने बताया सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के पास दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो 5 बड़ी नदियों का क्रम इस प्रकार है। पहला लिखो ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई मैंने बताया 2900 किलोमीटर। दूसरा लिखो सिंधु नदी, सिंधु नदी की लंबाई मैंने बताया 2880 किलोमीटर। तीसरा मैंने बताया गंगा नदी, गंगा नदी की लंबाई लिख लो 2525 किलोमीटर। इसके बाद तीसरा लिखो सतलज नदी, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर समथिंग लिख लो, ठीक है। सतलज नदी 1600 किलोमीटर। इसके बाद लिखो गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1455 या 50 ऐसे कुछ है, 1465 किलोमीटर। सतलज नदी 1465 किलोमीटर। मैंने कितनी नदियों के नाम बता दिए? 5 नदियाँ। पहला ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर, दूसरा है सिंधु नदी 2880 किलोमीटर, तीसरा गंगा नदी 2525 किलोमीटर है, चौथा सतलज नदी जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर लगभग, पाँचवा गोदावरी नदी जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को ही हम भारत की दक्षिण गंगा कहते हैं, या दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को ही बोला जाता है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। आगे लिखोगे सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर, सिंधु नदी अभी तो हमने बता दिया, अभी सिंधु नदी हेडिंग डलाया था, अभी हमने बताया सिंधु नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी पहले ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद की हम नदियाँ बताए कौन सी नदियाँ हैं उसके बाद, ठीक है। इसके बाद आगे लिखोगे अब सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी तिब्बत पठार के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये लिखा हुआ चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। सिंधु नदी तिब्बत पठार के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद भारत के लद्दाख राज्य में प्रवेश करती है। लद्दाख राज्य में लद्दाख पर्वत श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच प्रवाहित होते हुए लद्दाख के पश्चिम में प्रवाहित होते हुए, ये देखो यहाँ से निकल करके यहाँ से प्रवाहित होती है, भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। और ये लद्दाख और ये वाली श्रृंखला का नाम है जास्कर। इन दोनों श्रृंखला के बीच प्रवाहित होते हुए भारत के लद्दाख राज्य में लद्दाख के पश्चिम में पहुँचती है और वहाँ पर दक्षिण की ओर मुड़ करके पाकिस्तान में चली जाती है। तो क्या लिखोगे? लद्दाख के पश्चिम में पहुंचकर दक्षिण की ओर मुड़ती है और गहरी और सकरी घाटी का निर्माण करती है, और इसके बाद पाकिस्तान में पहुंच जाती है। इसके बाद सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। क्लियर है? आगे लिखो। अब देखो ये सिंधु नदी के बारे में तो मैंने बता दिया, कहाँ से निकली, कहाँ से प्रवाहित हुई और कहाँ गई। अब देखो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच में प्रवाहित हो रही थी। और ये देखो ये मैंने रेड कलर से कुछ डॉट बनाया था। तो लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। क्लियर है? आगे लिखो। सिंधु नदी पश्चिमी लद्दाख में गिलगित के समीप गहरे गार्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी पश्चिमी लद्दाख में गिलगित के समीप
गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम सिंधु गार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे लिखो। गिलगित के समीप सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़कर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। गिलगित के समीप सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़कर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। सिंधु नदी के अंतर्गत सबसे प्रमुख नदी, सबसे पहली नदी, जैसे हमने क्रम बताया था, सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 नदियों का क्रम इस प्रकार है। अब हमने सिंधु नदी के बारे में बता दिया। अब हम पढ़ेंगे झेलम के बाद, इसके बाद चिनाब, इसके बाद रावी, इसके बाद ब्यास, इसके बाद सतलज। इसके बाद हमारा ये टॉपिक क्लियर। तो पहले लिखो हेडिंग में झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में वेरीनाग झील के पास, वेरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से निकलती है। क्या लिखो? झेलम नदी जम्मू कश्मीर में वेरीनाग झील के समीप, यह है वेरीनाग झील, वेरीनाग झील के समीप, वेरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से, वेरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, और श्रीनगर से होते हुए, और श्रीनगर से होते हुए, ये श्रीनगर है, ये श्रीनगर है। श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर, राइट, उसके झेलम नदी के दाएं तट पर बसा हुआ है। तो क्या लिखोगे? झेलम नदी वेरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से निकल करके पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और श्रीनगर से होते हुए गिलगित, श्रीनगर से होते हुए, श्रीनगर से होते हुए हमने ये भी बताया था, श्रीनगर जो है बूलर झील के पास एक झील है यहाँ पर, बूलर झील, श्रीनगर बूलर झील के पास स्थित है। तो मैंने क्या बताया? झेलम नदी वेरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए श्रीनगर से होते हुए बूलर झील में मिल जाती है। बूलर झील में मिल जाती है। ठीक है, इसको ऐसे देख लो, हटाओ ये, फालतू कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ लिखो शेषनाग झील, शेषनाग यहाँ से निकलती है और ये प्रवाहित होते हुए यहाँ पर देखो, ये क्या है? श्रीनगर, और श्रीनगर के पास में हमने बताया था बूलर झील है। तो ये बूलर झील में जाकर के मिल जाती है और बूलर झील से आगे निकलती है। इसके बाद कहाँ जाती है? बूलर झील से आगे निकलती है। इसके बाद ये यहाँ पर बूलर झील। इसके बाद मैंने बताया बूलर झील से निकलने के बाद ये दक्षिण की ओर मुड़ती है। बूलर झील से निकलने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ती है और दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ प्रवाहित होती है और इसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। देखो यहाँ से निकली ये नदी और ये प्रवाहित होते हुए श्रीनगर पहुँची। श्रीनगर के बाद बूलर झील में गई, बूलर झील से दक्षिण की ओर निकलती है और भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में मिल जाती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर, हमने यही बताया था कश्मीर घाटी जब हिमालय पर्वत पढ़ा रहे थे तो याद होगा कि कश्मीर घाटी किसको बोलते हैं। कश्मीर घाटी हम बताए थे बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो समतल सपाट मैदान पाया जाता है उसी को हम क्या बोलते थे? घाटी। तो जम्मू कश्मीर में जो समतल सपाट मैदान पाया जाता है उसे हम कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कश्मीर घाटी। अब देखो, अगर नदी मैदानी भाग में प्रवाहित होती है, अगर नदी मैदानी भाग में प्रवाहित होती है तो सांप की आकृति में प्रवाहित होती है। अगर नदी ढलान से प्रवाहित होती है, अगर नदी ढलान में प्रवाहित होती है, जैसे ये ढलान है, अगर नदी यहाँ से प्रवाहित होगी तो अगर ये ऐसे प्रवाहित होगी तो सीधे ऐसे प्रवाहित होती रहेगी। क्लियर है? क्योंकि ये ढलान से प्रवाहित हो रही तो ये सीधे प्रवाहित होती हैं और इनके पानी का वेग क्या होता है? तेज होता है। यह गति, इनके नदियों के पानी का गति तेज होती है, जिस कारण से नदी
इधर उधर न प्रवाहित होकर सीधे जाती हैं। लेकिन जब मैदानी भाग में यही नदियाँ पहुँचती हैं तो मैदानी भाग में नदियों का पानी जो है वो, नदियों के पानी की जो गति है वो एकदम स्लो हो जाता है, जिस कारण से नदियाँ सीधे न जा कर के टेढ़े मेढ़े यानी सर्प की आकृति में चलती हैं। तो यही चीज़ है, झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर प्रवाहित होती है और कश्मीर घाटी में कश्मीर घाटी एक समतल मैदान होने के कारण इस मैदान में ढाल कम हो, नदियों का ढाल कम हो जाता है, जिस कारण से नदियाँ सर्प के आकार की आकृति में प्रवाहित होने लगती हैं। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग झील, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग झील तथा इसको रफ कर दिया। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग झील से बारामूला तक जाने के लिए नौकायान की व्यवस्था है। बारामूला एक जगह है, बारामूला जगह है, कहाँ से? अनंतनाग से। अनंतनाग झील से बारामूला जाने के लिए नहर के द्वारा हम जा सकते हैं। अनंतनाग झील से बारामूला जाने के लिए आप नहर बोल दिया मैंने, नाव का यूज कर सकते हैं। अनंतनाग से बारामूला, बारामूला से अनंतनाग जाने के लिए आप किस नदी से होकर गुजरेंगे? झेलम नदी से। और झेलम नदी इन्हीं में होकर निकलती है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप नौकायन का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे लिखो। नेक्स्ट नदी का नाम बताया था चिनाब। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से। ये लिखा था ना, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से। तो नेक्स्ट लिखो चिनाब नदी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होकर, या चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होता है। बस। नेक्स्ट लिखो चिनाब के बाद रावी। रावी नदी लिखो। रावी नदी और ब्यास नदी दोनों एक ही जगह से होते हैं। तो रावी नदी और ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप होता है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप होता है। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो केवल भारत में प्रवाहित होती है। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो केवल भारत में प्रवाहित होती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए पंजाब के कपूरथला नामक स्थान, पंजाब के कपूरथला के समीप हरिके नामक, ये ठीक से नहीं लिखा, हरिके, कपूरथला के समीप हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट लिखोगे ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु हो गया। बचा हमारा सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में हेडिंग लिखो। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत पठार के मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से होता है। सतलज नदी राकसताल झील से निकलने के पश्चात उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ से निकलती है और यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में सिपकीला दर्रे के समीप भारत में प्रवेश करती है। तो क्या लिखोगे? सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से होता है। सतलज नदी उद्गम के पश्चात उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में सिपकीला दर्रे, हिमाचल प्रदेश राज्य में सिपकीला दर्रा के समीप
भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। सिपकिल्ला दर्रे के समीप भारत में जहाँ पर प्रवेश करती है, सिपकिल्ला दर्रे के समीप सतलज नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो गहरी और सकरी घाटी का निर्माण करती है। सिपकिल्ले दर्रे के समीप भारत में जब प्रवेश करती तो गहरी और सकरी घाटी का निर्माण करती है, जिसे हम सिपकिला गार्ज कहते हैं, जिसे हम सिपकिला गार्ज कहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ, जिसे हम सिपकिला गार्ज कहते हैं। भारत में सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में मिठानकोट नामक जगह में सिंधु नदी से मिल जाती है। हमने बताया था अभी सतलज नदी की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर। भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी हमने बताया, सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र, इसके बाद सिंधु, इसके बाद गंगा, इसके बाद सतलज और इसके बाद हमने बताया था गोदावरी। ठीक है, तो सिंधु नदी की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। मैंने गलत बोल दिया, उसको करेक्शन कर लेना। सिंधु नदी की लंबाई नहीं, सतलज नदी की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। अब आगे लिखोगे, सतलज नदी सिंधु नदी तंत्र की सभी नदियों का, सिंधु नदी तंत्र की 5 सहायक नदियों का जल लेकर के संयुक्त रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट नामक जगह में सिंधु नदी से मिल जाती है। ये पांचों सिंधु नदी तंत्र की 5 सहायक नदियाँ पाकिस्तान में, सिंधु नदी तंत्र की 5 सहायक नदियाँ कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु नदी तंत्र की 5 सहायक नदियाँ जो मैंने नाम बताया, ये नदियों का नाम लिखोगे, पंजाब में प्रवाहित होती हैं, जिसे पंजाब में पंचनद के नाम से जानते हैं। पंचनद। इन्हीं 5 नदियों के प्रवाहित होने के कारण पंजाब में पंचनद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो था हमारा सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियों के बारे में हमने बता दिया। सिंधु नदी तंत्र के बारे में समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में हुआ था। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जितनी नदी आती हैं उसके लिए समझौता हुआ था कि सिंधु नदी के पानी, जो सिंधु नदी का पानी होगा, क्योंकि सिंधु नदी अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं, तो इन नदियों का जो पानी होगा, कौन सा देश कितना प्रयोग करेगा। तो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी हिंदुस्तान प्रयोग करेगा। कितना? 20% पानी। पाकिस्तान 80% किन नदियों का पानी प्रयोग करेगा? सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी। पाकिस्तान 80% पानी किसका प्रयोग करेगा? सिंधु नदी, झेलम और चिनाब। इन 3 नदियों का पानी, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान 80% प्रयोग करेगा, जबकि भारत
इन्हीं 3 नदियों का पानी सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का पानी भारत 20% प्रयोग करेगा। मतलब जो इन नदियों का जो पानी है भारत अपने खेती के लिए, अपने शहरों में खेती के लिए नहरों के द्वारा केवल इस नदियों का पानी 20% ही उपभोग कर सकता है भारत, और इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा। इसके बाद है 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज। रावी, इसको रफ कर दे रहा हूँ, इस चीज़ को याद रख लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। पाकिस्तान 20% प्रयोग करेगा और इंडिया यानी हिंदुस्तान 80% प्रयोग करेगा। 20% पहले भारत ने प्रयोग किया था किसका? सिंधु नदी का, झेलम का और चिनाब का। अब भारत 80% प्रयोग करेगा कौन कौन सी नदी का? रावी नदी का, रावी नदी के पानी का 80%, और ब्यास, और इसके बाद सतलज। मतलब जो इन तीनों नदियों का संयुक्त जल होगा उसका 80% पानी भारत प्रयोग करेगा और 20% कौन करेगा? पाकिस्तान। रावी, ब्यास और सतलज। जहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी। मतलब जो सिंधु नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, इन तीनों नदियों का जो संयुक्त जल होगा उसका 80% पानी कौन प्रयोग करेगा? पाकिस्तान करेगा, और झेलम भारत इस नदियों का पानी 20% प्रयोग करेगा, और रावी, ब्यास, सतलज का 80% भारत प्रयोग करेगा, 20% पाकिस्तान प्रयोग करेगा। ये सिंधु जल समझौता एग्जाम में पूछ लेता। सिंधु नदी जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच। किन किन नदियों के लिए हुआ था? तो ये 5 सहायक नदियों के बारे में याद रखना, ठीक है ना। तो ऊपर की 3 नदियां पाकिस्तान 80% प्रयोग करता है और नीचे की 3 नदियों का 80% पानी भारत प्रयोग करता है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।